नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक विश्लेषण के साथ में। विश्लेषण क्या है दोस्तों? शुभ मैरिज लाइफ के योग। कई बार हमने देखा कि माँ बाप ने बड़ी धूमधाम से शादी की, खुश होके, बच्चे भी बड़े खुश होते हैं। 15 दिन बाद ही पता चलता है कि कोई खुश नहीं, माँ बाप भी परेशान, बच्चे भी परेशान। कई बार आपने देखा कि मन खराब करने के बाद लोगों ने शादी की। बच्चों ने भी मन नहीं था उस लड़की से शादी करने का, लड़के का, लड़की का भी मन नहीं था लड़के से शादी करने का। लेकिन 2-4 महीने बाद देखा वी हैप्पी। अब कोई योग या कोई दुर्योग होता होगा दोस्तों, जो इंसान को अच्छी मैरिटल लाइफ दे सकता है या खराब मैरिटल लाइफ दे सकता है। आज हम बात करेंगे अच्छी मैरिटल लाइफ के लिए, और अगले वीडियो में बात करेंगे खराब मैरिटल लाइफ के लिए। ठीक है? तो मैंने मेष लगन की जन्म पत्रिका बनाई। आपकी जन्म पत्रिका दोस्तों मेष लगन से लेके मीन लगन तक किसी भी लगन की हो सकती है। यहां पे हमें क्या देखना चाहिए? सप्तम भाव, सप्तम भाव और सप्तमेश और सप्तम भाव में पढ़ने वाले ग्रहों की दृष्टि। हमें 4 चीज का विश्लेषण जरूर करना चाहिए और करते हैं। 5वीं चीज क्या है वो मैं अभी बताऊंगा वीडियो में, वो मैंने बनाई नहीं है। सप्तम भाव, भावपति, भाव कारक और भाव पे पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि। ठीक है? इसीलिए मैंने किसी ग्रह को इसमें नहीं बैठाया कि मेरे दोस्तों को समझ आ पाए कि भाव, भावपति, भाव कारक, इसके साथ साथ पड़ने वाली दृष्टि। जैसा कि मेरे सारे मित्र जानते हैं कि चंद्रमा और सूर्य, शुक्र और बुध, इन ग्रहों की दृष्टि पड़ती है एक। लगन में बैठ के सप्तम भाव को देखते हैं, या कहीं से भी किसी भी भाव में बैठ के वो सिर्फ एक दृष्टि से देखते हैं। उसके बाद राहु, केतु, मंगल, शनि और गुरु, इनकी कई दृष्टियां होती हैं, जिसमें राहु, केतु और मंगल की 7वीं, 9वीं और 5वीं दृष्टि होती है दोस्तों। शनिदेव 3री दृष्टि से देखते हैं, 7वीं दृष्टि से देखते हैं, 10वीं दृष्टि से देखते हैं। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मंगल 4थी दृष्टि से देखते हैं, 7वीं दृष्टि से देखते हैं और 8वीं दृष्टि से देखते हैं। अच्छा, दृष्टि का भी प्रभाव है कि किस दृष्टि से कौन सा ग्रह देख रहा है तो क्या फल देगा, उसके बाद में हम बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि शुभ योग। अच्छा, बहुत सारी पत्रियों में हमने देखा कि दुर्योग हैं और पंडित जी ने कहा जी आपकी शादी नहीं चलेगी, लेकिन उसके बाद भी शादी चल जाती है। क्या होता है? ज्योतिष और ज्योतिषी दोनों बदनाम होता है ना। वो कब होता है वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने मेष लगन की जन्म पत्रिका बनाई। लग्नेश दोस्तों सप्तम भाव में मंगल आ जाए, जातक मांगलिक हो गया, या शनिदेव आ जाए। तो बहुत सारे विद्वान दोस्त हमारे कहेंगे मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है। ऐसा होता है ना। राहु और केतु बैठे तो भी परेशानी संभव है, ऐसा होता है और देखा भी गया है। मान लीजिए यहां केतु आ गए और लगन में राहु आ गए, तो भी ज्योतिषी जी कहेंगे, पंडित जी कहेंगे जी मैरिटल लाइफ में परेशानी, और ऐसा होता भी है। हमें इस बात से इनकार नहीं है। लेकिन मान लीजिए यहां पे सारे पाप प्रभाव मौजूद हैं। मैं 2 ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूं, किसी एक ग्रह की बात कर रहा हूं।
सूर्य यहाँ आ गए, शनि आ गए, केतु आ गए या राहु आ गए। अब केतु यहाँ होंगे तो राहु यहाँ होंगे, और राहु यहाँ होंगे तो केतु यहाँ होंगे। आ गए, कोई बात नहीं। अब क्या किया जाए, पहले देखा जाए कि भैया इन ग्रहों में बल कितना है। बल मान लीजिए मंगल की डिग्री कितनी है। मंगल की डिग्री अगर 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक है तो उतनी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। शनिदेव वक्री हो गए, मार्गी हो गए तो रिजल्ट दूसरे, वक्री हो गए तो दूसरे। शनिदेव अगर वक्री भी हैं तो भी पश्चिम दिशा के वो कारक है, लेकिन मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। कब? जब शनिदेव की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रदंतदशा आ जाए। लेकिन शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो मैरिटल लाइफ को डिले करते हैं। अब डिले में और प्रॉब्लम में काफी बड़ा अंतर है। सूर्यदेव, सूर्यदेव सप्तम भाव में आ गए तो भी परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर यहीं अशुभ ग्रहों के ऊपर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु की दृष्टि कहां से पड़ेगी? लगन से। गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी 11वें घर से, गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी 3रे भाव से। तब ऐसी संभावना है कि मैरिटल लाइफ बढ़िया निकलेगी पूरी। उसके साथ साथ अगर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा यहां से देख रहे हैं सप्तम भाव को, चलिए यहां पे हमने ग्रह बैठाए, उन्हीं ग्रहों पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई तो मानसिक अशांति, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन तो हो सकता है, लेकिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा है तो शादी टूटने नहीं देंगे। इसके साथ साथ मान लीजिए शुक्र बैठ गए। अब शुक्र एक शुभ ग्रह है, भले ही वो मेष लगन में अकारक होता है, सप्तम भाव का मालिक है, धन भाव का मालिक है, या किसी और लगन में मान लीजिए वो नीच का ही बैठ जाता है लगन में, तब भी वो मैरिटल लाइफ को टूटने नहीं देगा, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद बुध महाराज, बुध भी दोस्तों जैसे हम जानते हैं शुभ ग्रह है, और ये किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो शुभ है, अशुभ ग्रह के साथ बैठा है तो अशुभ है। अब देखना दोस्तों ये पड़ेगा कि बुध अगर सूर्य के साथ बैठे हैं तो बुधादित्य योग दृष्टि यहां पड़ेगी तो शादी टूटने नहीं देगी। अच्छा, यहां सूर्य बैठे हैं तो डिस्टर्बेंस हो सकती है, लेकिन शादी टूट जाएगी ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इस तरीके से हमें ये चीज देखनी चाहिए। दूसरा कि लग्नेश अगर सप्तम में बैठेगा, चाहे वो कोई सी भी लगन है, मेष लगन से लेके मीन लगन तक, लग्नेश सप्तम में बैठेगा तो पूरी संभावना होगी कि वो मैरिज लाइफ को बचा लेगा, वो टूटने नहीं देगा। उसके साथ साथ दोस्तों एक नवांश कुंडली का भी हमें विश्लेषण करना होता है। नवांश कुंडली के पहले चलिए नवांश कुंडली बनाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे पाप प्रभाव है, शुभ ग्रहों की दृष्टि भी है या नहीं है, तब क्या करें? तब देखें नवांश, क्योंकि हमें मैरिटल लाइफ चलेगी या नहीं चलेगी उसका विश्लेषण है। मैंने कहा शुभ मैरिज लाइफ के योग वो कैसे बनेंगे दोस्तों? शुभ मैरिज लाइफ के योग जब बनेंगे जब नवांश में कोई शुभ ग्रह हो, गुरु, खासकर गुरु हो, बुध हो, चंद्रमा हो, शुक्र हो, लगन में बैठा हो, सप्तम में बैठा हो, यही 4 शुभ ग्रह तो मैरिज लाइफ को बचा लेंगे, लगन कुंडली में चाहे कितना भी प्रभाव, पाप प्रभाव है। उसके साथ साथ मैरिज लाइफ का सुख
अब शादी हुई है तो सुख और दुख तो मिलेगा ना दोस्तों। तब हम देखेंगे नवमांश का सुख भाव, चौथा भाव, यहां पर यही 4 ग्रहों की दृष्टि हो तो भी जातक सुखी होगा। मान लीजिए चंद्रमा हो, मंगल हो, गुरु हो, बुध हो, इन ग्रहों की दृष्टि यहाँ पे हो या यहाँ बैठे हो तो भी मैरिज लाइफ के पूरे सुख मिलेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ जन्म पत्रिका मिलान करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को कहता हूँ कि शादी जो है दोस्तों वो एक ऐसा बंधन है जो पूरी लाइफ हमें साथ में बितानी है। चलो ठीक है, लेकिन समय को देखते हुए आज के टाइम में कुछ बच्चों की, कुछ जातकों की सोच बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग अच्छा सोचते हैं तो कुछ बुरा भी सोचते हैं। अब अगर बुरा नहीं सोचते तो क्या जरूरत है भाई 6 महीने बाद कोर्ट में जाने की? जियो ना अपनी जिंदगी। अगर कोई कमी है तो उसको ठीक करो। पहली कमी ठीक करना दोस्तों जरूरी क्या है कि जन्म कुंडली का मिलान, वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब 2 लोगों के स्वभाव एक से नहीं हो सकते, 2 लोग एक जैसे नहीं हो सकते, तो 2 लोगों की जन्म पत्रिका भी तो एक जैसी नहीं हो सकती ना। उसमें क्या देखना है? 7वां भाव, भाग्यस्थान, 5वां भाव, ज्ञान, क्योंकि किसी जातक को ज्ञान अच्छा है तो कितने भी दुर्योग हो शादी नहीं टूटेगी, ऐसा मुझे लगता है। ज्ञान भाव देखना जरूरी है, भाग्यस्थान देखना जरूरी है, 7वां भाव देखना जरूरी है, उसके साथ साथ 12वां घर देखना जरूरी है दोस्तों। 12वां घर इसलिए माना जाता है कि ये सैया सुख देता है। 12वां घर नींद का होता है, 12वां घर भोग का होता है, 12वां घर व्यय का होता है। अगर जातक शुभ कामों में खर्चा करता है, अच्छी सोच होती है, 12वें घर में शुभ ग्रह बैठे हैं, तो भी जातक की शादी अच्छी जाती है। क्यों? क्योंकि जब इंसान अच्छा सोचेगा और अच्छा करेगा तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा, ऐसा मुझे लगता है। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे मैंने बताया कि नवमांश कुंडली का विश्लेषण बहुत ज़रूरी होता है। नवमांश कुंडली देखे बगैर हम किसी का परीक्षण नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग भी इस विषय पर राय दें। चौथे घर का विश्लेषण दोस्तों जरूरी है। चौथे घर में कोई पापी ग्रह है तो मैरिटल लाइफ नहीं चलेगी, डिस्टर्ब रहेगा, परेशानी आएगी, लड़ाई झगड़े मारपीट होगी। लेकिन चौथे घर पे शुभ प्रभाव है तो मैरिटल लाइफ चल जाएगी, भले यहाँ कितना भी पाप प्रभाव है। उसके साथ साथ 7वां भाव और लगन, नवमांश के 7वां भाव और लगन को देखना बहुत जरूरी है। लगन और 7वां भाव के मालिक और उनके जो ग्रह है, मालिक हैं, वो अगर 6, 8, 12 में चले गए तो वो भी देखना जरूरी है। 7वां भाव में शुभ ग्रह हो वो भी देखना जरूरी है। यहां भी 7वां भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं वैसे तो दोस्तों मैं आपको इतना बता दूं, 7वां भाव एक ऐसा भाव है कि एक सर्च और रिसर्च कहती है कि 7वां भाव खाली हो तो ज्यादा सुखी देखा गया है इंसान। लेकिन 7वां भाव में कहीं शुक्र बैठ गए हैं तो अच्छी मैरिटल लाइफ दे सकते हैं, बशर्ते इन पे पाप प्रभाव ना हो। गुरु अगर शुभ राशि में है, शुभ प्रभाव में है, तब शुभ देंगे, नहीं तो परेशान करेंगे। चंद्रमा अगर ये शुक्ल पक्ष के चंद्रमा और 7वां भाव में बैठे हैं तो आपका स्पाउस बहुत सुंदर होगा, उसकी सोच बड़ी अच्छी होगी, ऐसा मुझे लगता है, और वो जातक अपनी शादी को चला लेगा। बुध महाराज, अब बुध भी क्यों? क्योंकि बुध एक तो पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, पापी ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए। दूसरा, बुध 6, 8, 12 का मालिक नहीं होना चाहिए। ये बात और भी विश्लेषण करने का मेरा तात्पर्य है, अपने दोस्तों को समझाने का। अगर बुध 6, 8, 12 का मालिक है तो परेशान करेगा,
अन्यथा अगर लग्नेश है, केंद्र का कहीं का मालिक है, त्रिकोण का कहीं का मालिक है और सप्तम भाव में शुभ प्रभाव में है तो जातक अपनी शादी को चला लेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों आज हमने बात की शुभ योगों के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कब जातक की जन्म पत्रिका में डाइवोर्स के योग हो सकते हैं। कैसा लगा प्रोग्राम जरूर बताएं, अपनी राय दें, चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा कमेंट्स करें, बताएं, अपनी राय दें। इसी के साथ साथ मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाजत चाहता हूं। जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों।